हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स और कोण तथा घन कोण के विषय में जानकारी प्राप्त की थी तथा ये भी सीखा था कि सतत आवेश वितरण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। आज हम अपने टॉपिक को वहीं आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय। लेकिन अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप इस वीडियो पर सीधे चले आए हैं तो इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं आप उनको देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे आपको मेरी बताई गई बातें काफ़ी अच्छे से समझ आएँ। तो चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। गॉस की प्रमेय। देखिए, गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल अभिलंबवत विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। परिभाषा लिखते हैं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल अभिलंबवत विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। ये है गॉस की प्रमेय की कथन। देखिए, ये कहना चाहते हैं कि यदि हमारे पास कोई बद्ध पृष्ठ हो और इस पृष्ठ से कोई आवेश बद्ध हो, मैंने मान लिया कि वो प्लस क्यू का आवेश है। तो देखिए, प्लस का आवेश है ना, तो इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। तो इस पृष्ठ से के अभिलंबवत गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे दिखाते हैं, फाई से। फाई बराबर होगा उस पृष्ठ से आवेश का 1/ε0 गुना। फाई बराबर होगा उस पृष्ठ से बद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना, या फाई बराबर हो जाएगा Q/ε0। यही होती है गॉस की प्रमेय। इसको प्रूव करते हैं। देखिए, मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई प्लस क्यू आवेश है जो कि किसी पृष्ठ से बद्ध है। प्लस क्यू आवेश है तो इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। और विद्युत बल रेखाएं बताती क्या हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी। इस पृष्ठ पर का यदि मैं एक छोटा सा हिस्सा ले लूँ, तो देखिए, ये हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ है और इस गॉसियन पृष्ठ से बंधा हुआ यदि मैं एक छोटा सा हिस्सा ले लूँ तो कितना हो जाएगा, ये इसके अभिलंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश किसी भी पृष्ठ के क्या होता है, अभिलंबवत होता है। और चूंकि ये पृष्ठ है ना, क्षेत्रफल सदिश को हम लोग दिखाते हैं D या से। D का मतलब होता है कि इसके आगे जो भी क्वांटिटी लिखी गई है वो बहुत सूक्ष्म है। मान लेते हैं कि क्षेत्रफल सदिश और E के जो बीच का कोण है वो थीटा है। तो लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण आवेश के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी हो जाएगी, E बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है P जो कि इस Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में r स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हम क्या निकालना चाहते हैं, हम तो विद्युत फ्लक्स की गणना करना चाहते हैं ना। तो लिखते हैं बिंदु P पर या बिंदु P से गुजरने वाला, बिंदु P से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स बिंदु P से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स वो कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा E इंटीग्रेशन E ds और cos थीटा, E ds और cos थीटा। फाई बराबर आ जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा E का मान कितना है, E का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में r स्क्वायर और कितना हो जाएगा ds cos थीटा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसको बोलते हैं समाकलन का चिन्ह। समाकलन के चिन्ह के भीतर जिसके साथ d लगा होता है सिर्फ वही होता है परिवर्तनशील और वही समाकलन के भीतर रखा जाता है, बाकी सबको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा 1 या क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समाकलन के भीतर बचेगा ds cos थीटा बटे में r स्क्वायर, ds cos थीटा बटे में r स्क्वायर। फाई बराबर हो जाएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा। ये है क्या, घन कोण, डी ओमेगा, डी ओमेगा। तो फाई बराबर हो जाएगा क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब डी ओमेगा का मैं समाकलन करूंगा तो पूरा घनकोण आ जाएगा और घनकोण का मान पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था वो कितना होता है 4 पाई। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। यही होती है गॉस की प्रमेय, यही होती है गॉस की प्रमेय। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग और इसमें पहला हम लोग सीखेंगे अनंत लंबाई के तार के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। देखिए इसके लिए मैंने एक तार ले लिया है जो कि अनंत लंबाई का है, जो कि अनंत लंबाई का है। ये एक तार ले लीजिए जो कि कैसा है, अनंत लंबाई का है। ये डॉट डॉट से मैं ये दिखा रहा हूँ कि इस तार की लंबाई कितनी है, बहुत ज़्यादा है। इधर की ओर भी बहुत ज़्यादा है और इधर की ओर भी बहुत ज़्यादा है। मान लेते हैं कि इस तार पर धन आवेश एक समान रूप से बिखरा हुआ है, एक समान रूप से बिखरा हुआ है। इसके निकट किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मैं बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करूंगा जो कि कैसा है, बेलनाकार है, जो कि कैसा होगा, बेलनाकार होगा। तो ये मैंने बना लिया है बेलनाकार पृष्ठ। ये मैंने बना लिया है एक बेलनाकार पृष्ठ। अब देखिए इसमें 3 पृष्ठ हैं। इस पहले वाले पृष्ठ को मैं नाम दे रहा हूँ S1 पृष्ठ,
इस दूसरे वाले पृष्ठ को नाम दे रहे हैं S2 पृष्ठ और इस तीसरे वाले पृष्ठ को नाम दे रहे हैं S3 पृष्ठ। अब देखिए ये S1 पृष्ठ है। अब आप मेरे मार्कर को देखिए, कुछ ऐसा बेलनाकार है। ये मेरा S1 पृष्ठ है, ये S2 पृष्ठ है और ये जो वक्र पृष्ठ है वो कितना है, S3 पृष्ठ है। मान लेते हैं कि ये जो बेलन है इसकी पूरी लंबाई कितनी है, L है। इस बेलन की पूरी लंबाई कितनी है, L है। देखिए ये S1 पृष्ठ है। S1 पृष्ठ पर यदि मैं एक छोटा सा हिस्सा ले लूँ तो उसको किससे दिखाएंगे, मैंने अभी आपको बताया था, उसको लिखेंगे DS1 से। और इसकी दिशा कैसे होगी, इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी, इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी। ये धन आवेश है ना, तो इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, मतलब इसके लिए E की दिशा कुछ इस तरफ होगी। इसी प्रकार से यदि मैं S2 पृष्ठ पर एक छोटा सा हिस्सा ले लूँ, S2 पृष्ठ पर एक छोटा सा हिस्सा ले लूँ तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लंबवत बाहर की ओर होगा और इसको किससे दिखाएंगे, DS2 से। ये धनावेश है ना, तो इससे भी विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी और उनकी दिशा कुछ ऐसी होगी। इसको मैं दिखा रहा हूँ E से। इसी प्रकार यदि मैं तीसरे पृष्ठ पर एक छोटा सा हिस्सा ले लूँ तो उसको किससे दिखाएंगे, DS3 से, और उसकी दिशा कैसे होगी, लंबवत बाहर की ओर, और ये क्या हो जाएगा, DS3। और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, विद्युत क्षेत्र चूँकि धन आवेश है ना, तो धन आवेश से विद्युत क्षेत्र भी ऐसे निकलेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही हो जाएगी। अब हम अपने डेरिवेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए S1 पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स वो कितना हो जाएगा, S1 पृष्ठ के कारण निकाल रहे हैं ना, उसको लिखेंगे φ1 और उसका सूत्र कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा EdS1 और cos थीटा, जहाँ थीटा किसके बीच का कोण है, E के बीच में और DS1 के बीच में। तो देखिए φ1 बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन EdS1 cos थीटा। देखिए E और DS1 के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। φ1 बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन EdS1 cos 90 का मान कितना होता है, 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो φ1 बराबर आ जाएगा 0, अर्थात पहले वाले पृष्ठ से कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। दूसरे वाले पृष्ठ के लिए देखते हैं। S2 पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स, S2 पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स S2 पृष्ठ के कारण निकाल रहे हैं ना, तो इसको लिखेंगे φ2 और φ2 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन EdS2 cos थीटा। इस बार थीटा किसके बीच का कोण है, E के बीच में और DS2 के बीच में, तो φ2 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन EdS2। देखिए E के बीच में और DS2 के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 का मान 0, तो अगले स्टेप पे लिखते हैं φ2 बराबर इंटीग्रेशन EdS2 cos 90 का मान कितना होता है, 0, तो मल्टीप्लाइड बाई 0, तो φ2 बराबर हो जाएगा 0, अर्थात दूसरे वाले पृष्ठ से भी कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तीसरे वाले पृष्ठ के लिए कारण देखते हैं। S3 पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स, S3 पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स, S3 पृष्ठ के कारण निकालना है ना, तो इसको लिखेंगे φ3 और φ3 बराबर हो जाएगा
ds3 और cos थीटा। इस बार थीटा किसके किसके बीच का कोण है, E के बीच में और ds3 के बीच में। तो phi3 बराबर आ जाएगा E ds3 होगा, E ds3। और देखिए E और ds3 इस बार दोनों एक ही दिशा में है ना, तो इनके बीच का कोण कितना है, 0। देखिए E भी इसी दिशा में और ds3 भी इसी दिशा में, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है बाबू, 1। तो phi3 बराबर आ जाएगा, phi3 बराबर आ जाएगा E इंटीग्रेशन E ds3 और cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो इसको लिखेंगे 1। तो phi3 बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन E ds3। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ d लगा होता है सिर्फ वही परिवर्तनशील होता है, वही समाकलन के चिन्ह के भीतर लिखा जाता है, बाकी सबको बाहर निकाल लेते हैं। तो phi3 बराबर आ जाएगा E ds3। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, phi3 बराबर हो जाएगा phi3 बराबर हो जाएगा E, और देखिए इंटीग्रेशन इस t को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से आ जाएगा E3। और S3 है क्या, इस वाले पृष्ठ का, बेलन के वक्र पृष्ठ का। देखिए S3 है क्या, ये हमारा S1 था, ये S2 था और ये S3 है बेलन का वक्र पृष्ठ। और बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला कितना होता है, 2πr/h, जहाँ h क्या होती है, बेलन की लंबाई होती है, ऊंचाई होती है। इस स्थिति में हमारे बेलन की ऊंचाई कितनी है, l। तो S3 बराबर आ जाएगा, phi3 बराबर हो जाएगा E इंटू 2πr और l, ये होता है phi3। अब लिखते हैं संपूर्ण तार के निकट कुल विद्युत फ्लक्स वो कितना हो जाएगा, वो बराबर होगा phi बराबर phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। phi बराबर होगा, देखिए phi1 का मान कितना है, 0, phi2 का मान कितना है, 0, phi3 का मान है E इंटू 2πr और l। तो phi बराबर हो जाएगा E इंटू 2πr l। गॉस की प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, गॉस की प्रमेय से कि phi बराबर होता है Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। phi का मान यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, E इंटू 2πr बराबर हो जाएगा Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। हम क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, तो E बराबर आ जाएगा Q बटे में 2πr और एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए, मैंने आपको एक पिछला टॉपिक पढ़ाया था रेखीय आवेश घनत्व, जिसको मैंने परिभाषित किया था Q बटे L से। तो E बराबर आ जाएगा Q बटे L की जगह क्या लिख सकते हैं, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बटे में 2πr और एप्सिलॉन नॉट। यही होती है अनंत लंबाई के तार के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहाँ लैम्डा बराबर होता है Q बटे में L के, और लैम्डा होता क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको जो भी डेरिवेशन कराया गया है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।